माई सेल्फ अवधेश कुमार, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्लास 11th मैथ। क्लास 11th मैथ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे आप ढेर सारा बोर्ड में नंबर लाते हैं, जिससे ढेर सारा डिस्कशन आप जिस पर करते हैं, ये ऐसी टॉपिक है जो आपको कम समझ में आती है। पूरी गारंटी लेता हूं मैं दोस्तों, अगर आप मेरे लेक्चर को सुन लेंगे एक बार तो पूरे जीवन में कभी भी आप इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका पहला चैप्टर है समुच्चय एवं फलन, यानी सेट एंड फंक्शन। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे फलन समुच्चय के बारे में, और उस समुच्चय के बाद हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ फलन के लिए। तो आज हम जिस पर बात करेंगे वो आपका टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय, सबसे पहली बात ये आती है कि थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बताते हैं। हालांकि हिस्टोरिकल फैक्ट हमने यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जनरली मैं आपको बता देता हूं। हिस्टोरिकल फैक्ट इसका ये है कि एक जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैटर। जॉर्ज कैटर साहब ने ही सबसे पहले हमको जो है समुच्चय के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ सेट से हमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। तो हम ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट रहा, लेकिन जो हमको आपको स्टडी करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक, सेट, समुच्चय। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो सबसे पहले, और इंग्लिश में इसका डेफिनेशन जो होता है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी इसमें तीन वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट हैं जिन पर हमको ध्यान देना है, जिनके बारे में हमको समझना और जानना है। पहली टॉपिक है इसमें, पहला वर्ड है इसमें वस्तु, दूसरा वर्ड है सुपरिभाषित, और तीसरा वर्ड हमारा है इसमें समूह यानी कलेक्शन। तो ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड, कलेक्शन, इन्हीं तीनों वर्डों को अगर हमने समझ लिया तो हम समझिए कि समुच्चय की परिभाषा को समझ गए। तो पहले हम डिस्क्राइब करेंगे वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो साथियों, जैसा कि आप 11 में अगर पढ़ते हैं तो आप फिजिक्स में ये बात पहले से ही पढ़ते आते हैं। हम लोग 8, 9, 7 से ही हम लोग जानते हैं कि वस्तु क्या होती है। वस्तु वो है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, वो क्या है? वस्तु है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इस बात को। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपसे कोई कहता है जरा ये सामान उठा ले आओ, जरा वो सामान उठा ले आओ, सामान मतलब वस्तु। अरे फला वस्तु वहां गिरी है, उसको उठा दो, तो ये क्या है? वस्तु है। यानी सबसे पहले सेट होने के लिए क्या होना जरूरी है? वस्तु होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? वस्तु होना जरूरी है। अगर अब वस्तु है तभी हम इसके एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी ये हम तभी बता सकते हैं कि अगर वस्तु ही नहीं होगी तो हम सेट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बाकी कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है वस्तु का होना। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा दूसरे पर लिखा है सुपरिभाषित होना चाहिए। वस्तु कैसी होनी चाहिए? सुपरिभाषित होनी चाहिए, यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड होने का मतलब यह है कि आप उस वस्तु के बारे में भली भांति समझ सकें। अगर हम उन्हें उस किसी वस्तु का नाम लिया, जैसे देखिए, अगर हमने ये कह दिया कि आप कक्षा 11 की गणित ले आइए, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसकी पाठ्यचर्या क्या, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो ये पहले से ही निश्चित है कि आपको फर्स्ट में क्या पढ़ना है? सेट पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद के अगली टॉपिक्स पढ़ना है। इस तरह से आपके सारे टॉपिक्स क्या हैं? निर्धारित हैं। यानी पहले से ही उसका आपका जो सिलेबस है वो क्या है? डिफाइंड है। कैसा डिफाइंड है? वेल डिफाइंड है। यानी अच्छे से वो जो है डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको फर्स्ट क्या पढ़ना है, आपको सेकंड। जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। जैसे आप क्या बनाते हैं? टाइम टेबल बनाते हैं ना। तो टाइम टेबल में आप अपने अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या रखते हैं? जो भी सब्जेक्ट आपने सबसे पहले रखा उसके लिए क्या समय निर्धारित किया, उसके बाद आप जो अपना रखेंगे क्या समय निर्धारित करेंगे। यानी जो आपका टाइम टेबल होगा वो अनिश्चित नहीं होगा, उसकी एक रूपरेखा होगी, उसका एक निश्चित तौर पर निर्धारण करेंगे आप, तब वो आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल बन करके तैयार होगा। यानी वो क्या होगा? सुपरिभाषित होगा। तो आप इससे देख सकते हैं कि सुपरिभाषित होने का मतलब है कि आप उसके बारे में पूरी तरह से पूर्णतः निर्धारित हो। क्या होना चाहिए? निर्धारित होना चाहिए। तो वो क्या कहा जाएगा? आपका सुपरिभाषित कहा जाएगा। समझ गए ना?
अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, आपके घर का एग्जांपल लेता हूं, जो हम सभी के घर की बात है उसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखिए क्या है, हमने आपसे अगर कह दिया कि आप मार्केट में जाइए और मेरे लिए एक बर्फी लेकर के आइए। क्या लेके आइए? बर्फी लेके आइए। तो आप समझते हैं ना बर्फी में क्या क्या होगा भाई? निश्चित तौर पर उसमें दूध होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए। तो दूध और चीनी से मिलकर के क्या बनता है? बर्फी बनता है। लेकिन वैसी थोड़ी ना कि दूध और चीनी मिला दिए बन गया बर्फी, नहीं, उसको क्या करते हैं आप? पकाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो पूर्णतः निर्धारित है कि पहले दूध लाएंगे, चीनी दूध को मिलाएंगे, फिर गर्म करेंगे। यानी ये सारा प्रोसेस क्या है? निर्धारित है, डिफाइंड है, परिभाषित है, क्या करेंगे। तो इस तरह से ये चीज हो गया। इसका अर्थ हुआ सुपरिभाषित होने का मतलब है कि आप उसको, उसकी जो सारी चीजें हैं उसको निश्चित तौर पर जानते हैं। दूसरी बात होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? समूह होना चाहिए। वो एक ही चीज है और बहुत चीजों को आपने जब मिला दिया, आप जैसे सुने होंगे ये खेल के बच्चों का समूह है, ये खिलाड़ियों का समूह है, ये बिल्लियों का समूह है, ये कुत्तों का समूह है। जैसे बहुत सारी एग्जांपल आप अपने गांव में देखते हैं ना कि बच्चे समूह में खेल रहे हैं। क्या मतलब? कई बच्चे हैं। समूह में होने का मतलब क्या है? कई बच्चे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और आप इसमें ध्यान देंगे, जब हम आपको टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे तब वहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होगा और उस क्वेश्चन का उत्तर मैं वहां आपको दूंगा। निश्चित तौर पर उस वीडियो को देखिएगा और पूछिएगा कि सर आपने तो बताया था कि समूह में ढेर सारे लोग होते हैं। तब वहां इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। इसलिए मेरी जब अगली वीडियो आएगी तो आप निश्चित तौर पर इसको डिफाइन करने के लिए और अच्छे से आप देखिएगा उसको। तो ये हो गया समूह। अच्छा, अब तीनों चीज आप समझ गए ना कि कई लोगों का समूह होना चाहिए। पहले तो क्या आएगी? वस्तु आएगी। वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित होने के बाद क्या होना चाहिए? एक समूह होना चाहिए। लेकिन एक वर्ड है यहां पर, आप बोल सकते हैं कि सर आपने कलेक्शन वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया है? कलेक्शन वर्ड यूज किया है। तो आप यहां पर ग्रुप क्यों नहीं लिख सकते? तो बहुत फैक्चुअल बात है कि हम यहां पर ग्रुप क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ग्रुप की बहुत सारी ढेर सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो जिसको सेट होल्ड नहीं करता। इसलिए हम जो है यहां पर ग्रुप शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जब आप आगे जाएंगे तो वहां पर ग्रुप की एक निश्चित प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो प्रॉपर्टी तब आप समझेंगे कि हम यहां पर ग्रुप शब्द यूज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर ग्रुप का मतलब तो समूह होता है, इसलिए यहां कलेक्शन नहीं। कलेक्शन और ग्रुप की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ग्रुप क्या होता है? गणित का एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है और जो वो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर ये कलेक्शन नहीं होता है। इसलिए यहां पर हम कलेक्शन शब्द का यूज करते हैं, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम समझ लिए हमने कि इसकी परिभाषा की थी, क्या थी? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसमें तीन वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड थे जिनको आपको जानना बहुत जरूरी था। वो थे पहली वस्तु, दूसरा सुपरिभाषित और तीसरा क्या था आपका? तीसरा क्या था? कमेंट करके बताइएगा। तीसरा आपका समूह है यानी कलेक्शन है। तो ये तीन चीज मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? एक सेट, एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। इसके बाद परिभाषा के बाद हम आपको बताते हैं कि कुछ उसके उदाहरण समझिए जिससे कि आप कंफर्म हो सकें, आप उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी आप उसको उसे पहचान सकते हैं कि यह समुच्चय है कि नहीं है। क्योंकि किसी चीज को पहचानने से पहले उसकी परिभाषा जानना जरूरी है। तो आपने सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा जाना। अब इसके बाद हम उसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करें। पहला उदाहरण है समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का संग्रह। यानी एक समीकरण है और इसके समीकरणों का जो मूल होगा, तो हमको यह बताना है कि इसके मूलों का जो संग्रह होगा क्या वो एक समुच्चय है कि नहीं है। अब इसको एग्जामाइन करने के लिए, इसको देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम उस परिभाषा को इसके मूलों पर लगाएंगे। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है, उस परिभाषा को ये सेटिस्फाई कर देगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? एक समुच्चय है। अगर नहीं करता है तो समुच्चय नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? इसके मूलों को निकालेंगे। तो इसका मूल क्या है? ये बहुत आसान है, इसको बेसिक तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो हम एक कोई वीडियो बना करके उसमें आपको बता देंगे कि मूल कैसे निकाला जाता है, किसी समीकरण का, किसी इक्वेशन का जो रूट होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, हम एक वीडियो लेके आएंगे, आपको अच्छे से इसको बता देंगे कि किस तरह से निकाला जाता है।
लेकिन यहाँ पर हम लोग बस डिस्कस करेंगे कि उसके मूल समुच्चय है कि नहीं। इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो अब इसमें फैक्टराइज करने का रूल तो आप जानते होंगे, इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसका ऐड करने पर ये है और मल्टीप्लाई करने पर ये है ना। तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो इसी फॉर्म का ये। तो इसको बेसिकली हम, इसका जो बेसिक फंडा होता है उसी तरह से इसको हम ब्रेक करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, तो माइनस 2x और माइनस एक्स मिलकर माइनस 3x हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम -2 से -1 में, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं। इसमें हम ज्यादा आपको समझाएंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कैसे मूल हम निकालते हैं। तो x यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका x -2 हो जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x -2 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन क्या है, x -2 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x -2 और x -1 इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि यहाँ से x -2 और x -1 इक्वल टू 0 है। देखिए इसमें भी बहुत इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि हम इसको इस फॉर्म में क्यों लाते हैं, आखिर हमारे लाने का मेन मकसद इसमें क्या है। इस सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है, आप इसको सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को सही इसका रीजन पता हो कि इसको इस फॉर्म में क्यों लाते हैं। हम सिर्फ आपको यहाँ पे इसका रूल, इसका मूल निकाल करके बता देते हैं कि मूल क्या हो। एक बार हम यहाँ लेते हैं x -2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 2। ओके, और दूसरा देखिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं, और एक हो गया पे x -1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1। इसके दो मूल हुए, कौन कौन से, इसका एक मूल हुआ 1 और दूसरा मूल हुआ 2। ये देखिए ये जो फॉर्म है इसको हम आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स में जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो 1 और 2 इसको इस तरह से लिखा जाता है सेट के फॉर्म में, ठीक है। 1 और 2 इसका क्या आ गया, मूल आ गया। अब ये मूल समुच्चय है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, वस्तु होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 1 और 2 है ना। दूसरा चीज हमने बताया था कि और क्या होना चाहिए, इसको सुपरिभाषित होना चाहिए। हाँ, अब देखिए इस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि सुपरिभाषित होने का क्या मतलब है। किसी भी समीकरण का मूल वह होता है जो उस समीकरण में रखने पर उसको सेटिस्फाई कर दे, यानी वो उस समीकरण का जीरोज होता है, शून्यक होता है। वो उस समीकरण का क्या होता है, शून्यक होता है। यानी अगर 1 और 2 इसके मूल हैं तो x पे चाहे हम 1 रखें या 2 रखें, ये दोनों क्या कर देंगे, इसको दोनों में से किसी को भी रखें और दोनों इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी इसका शून्यक है ये पहली चीज। तो क्या इसके अलावा और कोई संख्या है इन दोनों के जो इसको 0 कर सकती है, नहीं। इसका मतलब निश्चित है कि यही दोनों हैं, और इससे आप रख करके देख लेंगे ये 0 आ जाएगा, यानी ये दोनों परिभाषित हैं, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। ये कब अपरिभाषित होते, अपरिभाषित यह तब होते जब हम किसी और संख्या से भी इनको 0 कर देते, तो कहते थे भाई इस तरह से तो बहुत सारी संख्याएं मिल जा रही हैं जो इसको 0 कर दे रही हैं, तो यही तो स्पेशल क्यों है। लेकिन इस केस में यही दोनों स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि यही दोनों ऐसे हैं जो इसको 0 कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो इसको 0 करेगी, तो ये सुपरिभाषित भी हो गए। समूह के बारे में कलेक्शन, कलेक्शन 1 और 2 मिलकर के 2 तो कलेक्शन है ही, समूह हो गया। इसका मतलब जो समुच्चय के आपके समुच्चय की परिभाषा थी उसके जो तीनों वर्ड थे वो तीनों क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, तो ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। ये समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ गया, अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। और जो इसमें कुछ रीजन हमने आपसे पूछे इसको जरूर आप बताइएगा कमेंट करके, अगर नहीं आएगा तो आप दोबारा बताइएगा, हम इस पे एक अलग वीडियो लेके आए। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो आप इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। तो ये पांचों निश्चित हैं, पहली चीज। अब इससे ये समझिए आप लोग, ए ई आई ओ यू ये क्या है, 5 स्वर हैं, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये पांचों जो है
मिल करके एक सेट का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस पर अपनी जो परिभाषा आपने पढ़ा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय। तो पहले देखेंगे कि ये वस्तु है कि नहीं है। वस्तु होने का मतलब है कि इसके एलिमेंट से होता है, इसके अवयव से होता है, इसके समूहों से होता है, यानी इसमें कितने, इस समूह में कितने सदस्य हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं, वस्तु। जैसे वन है, सॉरी ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सब क्या है, इसके एक एक एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है इसके। तो ये सब पांचों मिलकर के, अच्छा क्या इनके अलावा और कोई भी स्वर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? नहीं होता है, ये पांचों निश्चित हैं, इनके अलावा और कोई भी वर्णमाला में स्वर नहीं है। तो इनकी संख्या 5 हो गई, ये निर्धारित हो गए, तो इससे क्या है, सुपरिभाषित हो गए, और एक समूह है, इसलिए ये क्या है, ये सेट है। तो अभी तक आपने इसको जान लिया कि ये सेट है, इसको जान लिया कि ये सेट है। तीसरा देखिए क्या एग्जांपल, स्वतंत्र भारत के प्रथम 5 राष्ट्रपतियों का समूह। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम 5 राष्ट्रपति, तो आप जानते हैं कि भारत में या कहीं भी जो स्वतंत्र देश है जैसे भी हो, वहां पे जो राष्ट्रपतियों का समूह होगा, या जैसे मेरे भारत में राष्ट्रपतियों का समूह, तो पहला राष्ट्रपति कौन है, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राष्ट्रपति, यानी क्रम से होता है कि पहला ये है, दूसरे ये है, तीसरे ये है। इस तरह से अगर हम 5 लोगों को इकट्ठा करें, प्रथम 5, तो वो पांचों निश्चित हैं, उनके अलावा कोई और नाम नहीं हो सकता। जैसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो उनके अलावा ऐसा थोड़ी है कि पहला आप ले जाकर के किसी और को बैठा देंगे, तो वो पहले से उनके क्रम निर्धारित हैं कि पहले ये है, दूसरे ये है, तीसरे ये है, चौथे ये है, पांचवे ये। तो इनका एक क्रम निर्धारित है, सबका एक कार्यकाल निर्धारित था कि इनका इतने दिन तक है, इनका इतने दिन तक है, यानी आप इनके बारे में सब कुछ विधिवत जानते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एक सुपरिभाषित हो गया। व्यक्तियों का एक समूह है, तो ये व्यक्तियों का एक जो सुपरिभाषित समूह हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। अब इसके बाद अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे, तो समुच्चय के अवयव, जैसे अवयव के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसकी और जो विस्तृत तौर पर इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।